इंटरनेशनल विमेंस डे पर चेन्नई के पुलिस कमिश्नर ने एक नया डिसीजन लिया कि इनोवेटिव चीज़ की। पता है क्या उन्होंने ये तय किया कि चेन्नई में जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं तो वहाँ पर एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए एक महिला ऑफिसर जो है वो इंचार्ज रहेगी। तो ये बहुत ही क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग डिसीजन उन्होंने लिया है, इज़न्ट इट, कि महिलाएं जो हैं उनको लीडरशिप का एक एक्सपोजर मिले, उनको एक एक्सपीरियंस मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हमारे देश में चेन्नई इज़ द फर्स्ट सिटी जहाँ पर 1990s में पहला ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन, जहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही होती हैं, महिला पुलिस ऑफिसर्स ही होती हैं, तो ऐसा ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो हमारे देश का पहला चेन्नई में खोला गया। और इस दिन पर ये जो अभी जो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे जो था, तो उस पर फिर कमिश्नर साहब ने तस्वीरें भी खींची। उनका इरादा जो है वो काफ़ी अच्छा था, नो डाउट अबाउट इट, कि महिलाओं को लीडरशिप और एक प्रकार से रिकॉग्निशन मिले, उनको ऑनर करने की बात है, ये सारी चीज़ें हैं। और जब ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन के बारे में हम सोचते हैं तो लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, ऐसा हमारे देश में होना चाहिए, ताकि महिलाओं के जो इश्यूज़ हैं वो उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में सॉल्व किए जा सकें, इज़न्ट इट, ऐसा लगता है। लेकिन ये बहुत ही फ्लॉप, बहुत ही बकवास आइडिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन जो हैं ये होने ही नहीं चाहिए। क्यों? आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज 25 मार्च 2022 है, मैं हूं प्रशांत मावानी। Welcome to editorial and article analysis of Curiously Education. Get in touch with me via social media. Lecture की PDF को डाउनलोड करने के लिए join my Telegram channel. Do check out my motivational podcast Curiously Forever. ये Spotify, Gaana, JioSaavn, Google Podcast, Amazon Music, Wink Music, इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े जो पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं, मोस्टली सभी में Curiously Forever अवेलेबल हैं। हाउ टू सर्च? स्पॉटिफाई में जाइए लेट्स से, और सर्च में जाइए और वहाँ पर क्यूरियसली फॉरएवर सर्च कीजिए, आपको ये लोगो वाला जो एक बैनर है मिल जाएगा, एंड जस्ट फॉलो इट एंड गो थ्रू इट। ओके, अब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया है, इन्होंने स्ट्रांगली इसका विरोध किया है, और ये विरोध जो है वो एक सही विरोध है। देखिए, सबसे पहले तो जो पुलिस कमिश्नर साहब ने किया चेन्नई में, उनका इरादा गलत नहीं था, उन्होंने जो किया वो एक अच्छी चीज़ की, लेकिन इससे कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं आएगा। अब 24 आवर्स के लिए अगर हम महिला पुलिस ऑफिसर को इंचार्ज बना रहे हैं तो 24 आवर्स में उनको क्या सीखने को मिलेगा? इट विल बी लाइक एक दिन जो होता है कि साल में एक दिन होता है जब टीचर्स डे सेलिब्रेट, ऑफ कोर्स टीचर्स को रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, लेकिन उस टाइम पर हम टीचर बनते हैं स्कूल में, तो क्या वो मीन्स क्या उस दिन से हमारे अंदर टीचिंग की क्वालिटी आ गई? नहीं, एक छोटा एक्सपोजर मिलेगा शायद आपको, लेकिन इससे कोई बड़ा मेजर फ़र्क जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जस्ट इमेजिन कि अगर ऑल वुमेन पुलिस स्टेशंस जो हैं वो हमारे देश में खोले जाए, तो फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एक महिला जो है, एक सिटीज़न है, उनको कोई मदद चाहिए, तो वो जो रेगुलर पुलिस स्टेशन में जाएगी तो उनको कहा जाएगा कि भाई आप ऑल वुमेन पुलिस स्टेशंस पर चले जाइए मैडम, आप वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी, ये रेगुलर पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर आपको हेल्प नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि धीरे धीरे करके फीमेल ऑफिसर्स जो हैं उनकी पोस्टिंग सिर्फ ऐसे ऑल वुमेन पुलिस स्टेशंस में ही होगी, और जो रेगुलर पुलिस स्टेशंस हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ फिर मेल ही देखने को मिलेंगे। तो मीन्स एक तरफ ये लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं और दूसरी तरफ आप मेल और फीमेल का एक प्रकार से डिवीजन कर रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा भी होगा, इज़न्ट इट? तो ये भी, इसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और जब हम ऑल वुमेन पुलिस स्टेशंस बनाने की बात कर रहे हैं तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जो मेल ऑफिसर्स हैं वो इनसेंसिटिव हैं, कि महिलाओं के इश्यूज जो हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एक मेल ऑफिसर कभी नहीं समझ सकता, उसके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है? क्या ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं? और क्या ये कहना जो है ये स्टीरियोटिपिकल नहीं होगा? ऑफ कोर्स विमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में फिर सभी मेल लोगों को ऐसा समझना कि ये हैवान हैं, ये लोग ऐसे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट फेयर, बिकॉज अगेन ह्यूमैनिटी का जो सिक्का है इसकी दो साइड्स हैं, एक है मेल, एक है फीमेल। तो इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि
and nothing against transgenders, right? We need transgenders as well. ये जो पुलिस स्टेशंस हैं तो इसमें मेल फीमेल की ही बात हो रही है, तो वी नीड ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर्स एज वेल, राइट? तो ऐसा हम बिल्कुल ये जो स्टीरियोटिपिकल वे से चल रहा है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये डाइजेस्ट करना जो है ये बहुत लोगों के लिए वो नहीं रहेगा। मीन्स आज भी अगर आप कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात करें तो वो कहेंगे नहीं नहीं महिलाओं से नहीं हो सकता, आपको मेल पुलिस ही चाहिए। तो ऐसे एटीट्यूड जो हैं इनको हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि जब हम महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं उनकी बात करते हैं तो जो एक महिला ऑफिसर है उनको सिर्फ वही क्राइम्स में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक महिला ऑफिसर इसीलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन करती है या फिर पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करती है ताकि वो महिलाओं के खिलाफ जितने भी क्राइम्स हैं उनको सॉल्व कर सके। उनका मीन्स ऐसा भी होता है ना कि एक महिला ऑफिसर जो है उनको साइबर क्राइम के खिलाफ फाइट करनी है, एक महिला ऑफिसर जो है उसको दूसरे जो क्राइम्स हो रहे हैं, लेट्स से मर्डर हो रहे हैं या फिर दूसरे ऐसे कोई क्राइम्स हो रहे हैं तो उनके खिलाफ, लेट्स से करप्शन के खिलाफ फाइट करने के लिए वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम भी ऐसे स्टीरियोटिपिकल कैसे हो सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो सिर्फ महिलाओं के केसेस को ही हैंडल करेगी। Most police leaders feel that creating all women police station is unjust for both male and female officers. ये बराबर है कि ये unjust ही है, राइट? और ऐसा हम क्यों माने कि फीमेल ऑफिसर्स जो हैं वो मेल रिलेटेड इश्यूज जो हैं उनको समझ नहीं सकती, तो ये भी एक चीज़ है। Women officers are interested in all kinds of police work, not just in women related matters. और ये बात सच है, जैसे साइबर क्राइम का एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब देखिए लगभग सभी राज्यों में, हमारे देश के सभी राज्यों में 30% या फिर उससे ज़्यादा का रिजर्वेशन है। पुलिस फोर्स में महिलाओं का 30% या फिर उससे ज़्यादा का रिजर्वेशन है। अब नंबर्स के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो एवरेज निकलती है कि हमारे देश में 10% जितनी महिला, मीन्स टोटल जो पुलिस है तो उसमें लगभग 10% जितना ही स्टाफ जो है वो महिला स्टाफ है। ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहता है। तो इसके लिए हमें कुछ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो हैं वो क्रिएट करनी चाहिए ताकि हम और ज़्यादा महिला पुलिस को रिक्रूट करें और अलग अलग पुलिस स्टेशंस में महिलाओं की पोस्टिंग की जाए। और सोसाइटी को भी अपग्रेड होने की ज़रूरत है। बहुत ही मीन्स आई सैल्यूट टू दोज फैमिलीज़ जो अपनी बेटियों को पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस कांस्टेबल जो भी अलग अलग एंट्री लेवल हैं वहाँ पर उसके एग्ज़ाम में अपीयर होने में सपोर्ट करते हैं। मीन्स दैट इज़ मीन्स बहुत ही हिम्मत वाले होंगे वो परिवार पूरा, क्योंकि कितने सारे इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में, फिर पुलिस स्टेशन जब आपको दिया जाएगा या फिर जो, तो हर जगह पर आपको एक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी बेटियों को भेजते हैं तो हेड्स ऑफ। अब आंकड़ा देखिए आप, You'll be surprised to know, I was also surprised to know this fact कि वैसे जनरली जो एक अगेन स्टीरियोटाइप है कि बिहार ऐसा वैसा है एक्सेट्रा, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारे मामलों में बिहार जो है वो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट भारत की जो संस्कृति है हमारी, तो उसमें बिहार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप देख लीजिए बुद्ध से महावीर और मगध और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो आज जो बिहार जहाँ पर हैं वहाँ से ही इसकी शुरुआत हुई। एनीवे, नॉट गोइंग टू मच डीप इनटू इट। बिहार पुलिस जो है उसमें 25%, हमारे देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस अगर किसी राज्य में है तो दैट इज़ बिहार पुलिस। फिर हिमाचल प्रदेश 19%, तमिलनाडु 18%, ये 1, 2, 3 टॉप परफॉर्मर्स हैं। दिल्ली में सिर्फ 12% जितनी महिलाएं, पुलिस की बात हो रही है ऑफ कोर्स। चंडीगढ़ और लद्दाख की बात करें तो 18% प्लस। तो यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ और लद्दाख दे आर डूइंग वेरी वेल। दिल्ली जो है ये ओके हैं, नॉट इम्प्रेसिव। और सबसे ख़राब हालत है जम्मू एंड कश्मीर के, सिर्फ 3% जितनी महिलाएं जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में काम करती हैं। तो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, राइट, और सिर्फ रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी क्रिएट करने चाहिए ताकि ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो पुलिस की जो जॉब होती है उसकी एप्लीकेशन, जो एग्जामिनेशन होती है उसमें अपीयर हों। और इनको सभी प्रकार का पुलिस का काम जो है उसमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। सिर्फ महिलाओं के केसेस के साथ नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं, राइट, साइबर से लेकर लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा, अर्बन और रूरल एरिया दोनों में।
और जैसे इससे पहले हमने बात की थी कि महिलाओं के लिए, महिला पुलिस ऑफिसर्स के लिए टॉयलेट की ज़रूरत है, चेंजिंग रूम जो है वो अलग से होना चाहिए, उनके लिए क्वार्टर की फैसिलिटी हो कि अगर वो कहीं पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उनको घर ना ढूंढना पड़े। तो ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप दे सकते हैं। और ट्रेनिंग, जेंडर सेंसिटिविटी के, महिलाएं हैं, पुलिस मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, अगर एक साथ पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हैं तो सेंसिटिव तरीके से काम करें, इन द सेंस के एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, थिंग्स लाइक दैट। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का यही मतलब होता है कि एक बार आपने यूनिफॉर्म पहन लिया, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हो, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू वेयर ए यूनिफॉर्म, दैट मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म आपने पहना है, तो जितने भी लोग हैं दे ऑल आर इक्वल, राइट? एवरीवन इज इक्वल। और एक टीम जो होती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस टीम, ये बात हमेशा याद रखना कि एक टीम जो होती है वो बेस्ट टीम ऐसा नहीं है कि बेस्ट टीम में लेट्स से 5 लोग हैं तो पांचों की कैपेसिटी जो है वो 100% है, कि 1 की कैपेसिटी 100, सेकंड की 100, और ऐसे करके आप 500 हैं तो यू आर द बेस्ट टीम। नो, टीम जो होती है उसमें एक व्यक्ति की स्ट्रेंथ जो है दूसरे व्यक्ति की शायद वीकनेस होती है, लेकिन क्योंकि इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ है तो इसकी वीकनेस जो है वो चली जाती है, किसी और की वीकनेस है और इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ है, तो ऐसी टीम होती है। ऐसा नहीं है कि हर एक की हाइट 6 फुट 6 इंच होगी तभी वो अच्छे सोल्जर्स होंगे, नहीं। मीन्स कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं जिनकी हाइट जो है वो 5.2 5.3 जितनी होती है, लेकिन दे आर द बेस्ट, दे आर द मोस्ट लीथल। तो एक ऐसा हमेशा कॉम्बिनेशन जो है, एक डाइवर्सिटी वाली जो टीम है, जनरली स्पीकिंग, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, जितना भी मैंने जाना है, पढ़ा है इस विषय के बारे में, तो डाइवर्सिटी वाली टीम जो होती है उसकी एक एज तो होती है। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द टाइम ये सक्सेसफुल हो, लेकिन उनकी एक एज होती है, उसकी एक अलग से एक चार्म होता है, वैरायटी होती है। तो दैट्स व्हाट वी नीड, एक डाइवर्स टीम होनी चाहिए हमारे देश की पुलिस की। और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इसमें ऐड हो सकती है, बट फिलहाल हम यहीं तक इस विषय को रखते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया तो कितना इम्प्रेसिव लग रहा था कि महिलाओं के लिए पुलिस स्टेशन, और अलग से इंटरव्यू में भी आपको ऐसे ट्रैप किया जा सकता है। हर एक क्वेश्चन में नहीं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस में आपको कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए अगर अलग से पुलिस स्टेशंस खोले जाएं तो हमारे देश की सुरक्षा, खास करके बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छी बात होगी, इज़न्ट इट? और फिर उसमें हाँ में हाँ मिलाकर अगर हम आगे बढ़े तब पता चलता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। अब हर एक विषय पर इस प्रकार से सोचने की कोशिश मत करना, वरना आप कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे। बट कुछ ऐसे विषय होंगे तो डेफिनेटली आई एम हियर, आई विल टेल यू, ठीक है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, क्राइसिस इन श्रीलंका। द हिंदू का ये आर्टिकल है। अब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। देखिए, पेट्रोल स्टेशंस में बहुत लंबी क्यू है, इतना इनफ फ्यूल जो है वो श्रीलंका के पास नहीं है। फिर जो इम्पोर्टेंट कोमोडिटीज़ जो होती है, एसेंशियल कोमोडिटीज़, तो इसमें भी प्राइसेस जो है काफ़ी, तो इन्फ्लेशन काफ़ी श्रीलंका में बढ़ चुका है। और ब्लैकआउट्स हो रहे हैं। ब्लैकआउट्स यानी कि लाइट बार बार जा रही है, पावर जो है कट हो रहा है। व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड इट? मैंने आपको बताया था, अभी 1-2 दिन पहले ही बताया था शायद, इज़न्ट इट, कि रेमिटेंस यानी कि जो आपके फॉरेन में रहने वाले आपके जो लोग हैं वो घर वापस पैसे भेजते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रेमिटेंस। और दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ कि श्रीलंका जो है, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, रेमिटेंस नंबर 1 रीज़न है। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है कोविड की वजह से ठप हो गई। तीसरी जो चीज़ है, मीन्स ये 2 तो हैं ही, ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं, ये शायद आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आपके कंट्रोल में है वो है एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रकार से ऑपरेट करता है, तो ये भी एक रीज़न है। अब बार बार आपने डोमेस्टिक और फॉरेन पार्टीज से कर्ज लिया, कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपने पैसा ले लिया, तो ये जो एक आदत हो गई है कर्ज लेने की, और ये कर्ज जो है फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो आपका जो भी प्रॉफिट आएगा तो आपको ये इंटरेस्ट पे करने के चक्कर में आपके हाथ में पैसे ही नहीं रहेंगे। एक व्यक्ति जो होता है ना, कि एक कैसा है कि उसकी चलो 50,000 रुपये इनकम है, अब उसके थोड़े बहुत खर्च जो हैं वो बढ़ चुके हैं, तो वो दोस्तों से पैसे लेगा, फिर थोड़े टाइम के बाद पैसे वापस पे कर देगा। तो ये साइकिल जो है वो हमेशा चलती रहेगी जब तक वो अपनी इनकम और
अपने खर्च में एक प्रॉपर एक बैलेंस लेकर नहीं आएगा, एक इक्विलिब्रियम लेकर नहीं आएगा, तब तक यही इश्यू होगा। अगर खर्च ज़्यादा करेगा तो प्रॉब्लम तो होने ही वाला है। तो ये कुछ इश्यूज हैं। दिस इज जस्ट ए रफ एग्जांपल, राइट। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका बहुत बड़े खर्च कर रहा है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, समझाने के लिए। ओके, इंडिया ने पिछले 3 महीनों के अंदर कितने पैसे प्रोवाइड किए हैं? $2.4 बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। इसमें 500 मिलियन की एक जो लोन है उसको डिफर कर दिया, डिफर यानी कि डिले कर दिया है। फिर $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है ताकि एसेंशियल चीज़ों की सप्लाई जो है वो श्रीलंका को मिल सके। और बीजिंग को कहा है, बीजिंग यानी कि चाइना को कहा कि हमें थोड़े पैसे दे दीजिए। चाइना ने ये कहा कि जब से ये पेंडेमिक की शुरुआत हुई है तो तब से लेकर अभी तक हमने $2.5 बिलियन ऑलरेडी दिए हैं, और 2.5 मांग रहा है। तो $5 बिलियन जितनी मदद जो है वो सिर्फ चाइना की हो जाएगी अगर चाइना पैसे देता है। तो अभी दिए नहीं है, 2.5 या $2.8 बिलियन पहले दे दिए थे। फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पैसे लेने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा था श्रीलंका, क्योंकि आईएमएफ जब आपको पैसे देगी तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगाएगी। लेकिन अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने के लिए भी तैयार है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिस्परेट हो गया है श्रीलंका। और जैसा मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। क्या होता है कि लोगों को लुभाने के लिए फिर कंसेशंस दिए जाते हैं, सब्सिडीज़ दी जाती हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। लेकिन ये सब्सिडीज़ और कंसेशंस जो हैं वो कहाँ से आते हैं? वो जो सरकार के पैसे हैं या फिर जो लोगों के पैसे हैं, एक्सचेकर के पैसे हैं, उन्हीं में से चीज़ों को मुफ्त में बांटा जाता है। तो जब ये आदत हो जाती है लोगों की कि उनकी हमेशा यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा सरकार से, फ्रीबीज या फिर सब्सिडीज ये एक्सेट्रा, तो इससे फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। हाँ, सपोर्ट करने के लिए दिस आर गुड थिंग्स, लेकिन फिर इसको फेज आउट करने की भी इसमें एक सनसेट क्लोज भी होना चाहिए कि एक वक्त आया जब ये सब्सिडीज और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाए। मिस्टर गोतबाया राजपक्षे should also use the scheduled meeting with the Tamil politician leadership to create a roadmap on the issue of political devaluation and economic development। जो श्रीलंका का एक पूरा रीजन है, नॉर्थ वाला रीजन, खास करके नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन जो है श्रीलंका का, तो वहाँ पर तमिल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एक लंबे समय से यहाँ पर इश्यू चल रहा था। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू मच डीप इनटू इट, बट बेसिकली बता दूँ तो वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ का जो राज्य है, तो उनको पॉलिटिकल पावर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट देने की ज़रूरत है। और अगर यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा तो फिर ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। वी नो के 1983 और उस समय पर जो इश्यू चल रहा था, सिविल वॉर चला एक लंबे समय तक श्रीलंका में, और फिर जो भी इश्यूज़ हुए तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग जो हैं वो तमिलनाडु की तरफ, मीन्स ये जनरली लोग जो रह रहे हैं नॉर्थ वाले पोर्शन में वो तमिल लोग हैं, तमिल कम्युनिटी है, लेकिन वो श्रीलंकन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वो तमिल है लेकिन वो श्रीलंकन है। तो वो फिर वापस तमिलनाडु हमारे देश में आने लगे थे, और अब फिर से कुछ परिवार जो है वो वापस आया है। और वापस क्यों आया? क्योंकि इलीगली वापस आए हैं वो, और कहते हैं कि हमारे पास तमिलनाडु के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं, वहाँ पर जीना जो है श्रीलंका में नियरली इम्पॉसिबल सा हो चुका है। तो वी डोंट वांट टू सी अ रेफ्यूजी क्राइसिस हियर, नंबर 1। नंबर 2 कि पाल्क बे में जो इश्यू चल रहा है, फिशरमैन का जो डिस्प्यूट है, मैंने आपको बताया था कि ट्रॉलर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, याद है आपको? तो जो इश्यू है डीप सी जो वेसल्स हैं, जो शिप हैं, वो देने की ज़रूरत है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी क्राइसिस चल रही है, तो क्राइसिस के समय पर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये बायलैटरल इश्यूज हमेशा देखने को मिलता है, तो ये भी दोनों देश मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। आई होप थिंग्स आर सो फार सो क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, वेरी इंटरेस्टिंग वन, सील्ड जस्टिस। द हिंदू का ये आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सील्ड कवर्स में जो सरकार या फिर सरकारी एजेंसीज जो हैं वो चीज़ों को सबमिट करती हैं कोर्ट में, सील्ड कवर में, सीक्रेटली जो दिखाए नहीं जाते डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहती है कि ये सील्ड कवर में है, कॉन्फिडेंशियल हैं, तो सिर्फ जजेस ही इसको पढ़ते हैं। जो अपोजिशन के लीडर्स, वकील जो हैं वो इनको पढ़ नहीं पाते। तो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किस प्रकार की प्रैक्टिस डेवलप हो गई है, और 2 बेंचेस ने इसका विरोध भी किया था। और हमारे चीफ जस्टिस NV रमन्ना साहब ने भी ये कहा कि मुजफ्फरपुर में जो शेल्टर होम सेक्सुअल अब्यूज़ केस हैं, तो उसमें सील्ड एनवोलप में जो
चीज़ें डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो ये जो चीज़ें मीन्स दे आर नॉट एक्सेप्टेबल, के ऐसा मीन्स ये आदत पड़ चुकी है कि सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जो सीक्रेट मटेरियल या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पर चीज़ें या फिर कागज़ों को सबमिट किया जाता है। अब प्रॉब्लम इतना नहीं है कि कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पर, प्रॉब्लम अब ये भी है कि ऐसे सीक्रेट मटेरियल के आधार पर कुछ कोर्ट्स ने लोगों को सज़ा भी सुनाई है। जैसे एक मीडिया वन कंपनी है, तो इस मीडिया वन कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम यह था कि नेशनल सिक्योरिटी का वायलेशन किया वगैरह वगैरह, तो केरला हाई कोर्ट ने इस मीडिया वन के ब्रॉडकास्ट पर बैन लगा दिया, कह दिया कि नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे ये ऐसे सीक्रेट मटेरियल या फिर सील्ड कवर में दिया गया था, तो मीडिया वन को तो पता भी नहीं है कि एक्चुअली कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ों के आधार पर हमारे ऊपर बैन लगाया गया। इट इज़ क्वाइट डिस्कंसर्टिंग टू फाइंड दैट कोर्ट्स कैन रूल इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द अफेक्टेड पार्टीज टू नो व्हाट इज़ बीइंग हेल्ड अगेंस्ट देम। जस्ट इमेजिन कि आपके खिलाफ एक केस हो जाए और आप कोर्ट में हैं और फिर आपको कोर्ट बता दे कि आपके ऊपर इल्ज़ाम जो हैं वो साबित होते हैं, डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सॉलिड है आपके खिलाफ, तो आपको 5 साल की सज़ा होती है। तो आपके वकील कहेंगे कि हमें तो बताइए क्या एग्जैक्ट रीज़न क्या है, कौन कौन सी चीज़ों के आधार पर, और कोर्ट कह देगी नहीं वो नहीं बता सकते, वो कॉन्फिडेंशियल है। तो ऐसे थोड़ी होता है। चलिए, कॉन्फिडेंशियल तरीके से चीज़ों को रिपोर्ट करना अलाउड है, एविडेंस एक्ट जो है ये चीज़ अलाउ करता है, फिर लॉ भी अलाउ करता है और कोर्ट्स भी अलाउ करती है। लेकिन कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या है कि आप कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट को दे रहे हैं, लेकिन फिर जो डिफेंडेंट हैं उनको तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी चीज़ें उनके खिलाफ, उनके क्लाइंट के खिलाफ हैं, या फिर जिस व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम है तो उनको पता होना चाहिए। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर हर बार, या फिर ज़्यादातर, नॉट हर बार लेकिन बहुत बार, गवर्नमेंट जो है वो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देकर केस चलाती है। तो इसके खिलाफ मीन सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट हैप्पी विथ इट। और इससे पहले भी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदम्बरम जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे, तो उनको उनकी बेल जो है वो डिनाई कर दी थी ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अनडिस्क्लोज्ड मटेरियल के आधार पर। तो इसका भी विरोध जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और अब वक्त आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिटरमाइन कर दे, एक बार हम तय कर लें कि कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे केसेस हैं, या फिर कब हम कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, या फिर गवर्नमेंट जो है ये कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है या फिर रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट कर सकती हैं, कौन से ऐसे केसेस में, कब। ये चीज़ एक बार क्लैरिफाई हो जाए तो ये बार बार का ये इश्यू नहीं रहेगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, सैनिटी गोज साउथ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। अब पे अटेंशन हियर। कर्नाटका की सरकार ने बेसिकली कर्नाटका में कुछ मंदिर हैं और मंदिर की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये तय किया है कि जब हिंदू के फेस्टिवल्स होंगे, त्यौहार होंगे, और जब मंदिरों का जो एक साल में एक बार एनुअल टेम्पल फेयर जो मेला लगता है, तो ऐसे मेलों में मुस्लिम ट्रेडर्स जो हैं उनको परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप मुसलमान हैं तो आप हिंदुओं के मंदिर जो होते हैं उनके त्योहारों में आप, ऐसा नहीं है कि अंदर जाकर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। सिर्फ इतना कि अगर मेला लगा हुआ है तो मेले में आप लेट्स से खिलौने भी नहीं बेच पाएंगे, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप कुल्फियाँ बेच रहे हैं या फिर आप खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसा टेम्पल अथॉरिटीज़ ने कहा है। लेकिन अगर कोई टेम्पल अथॉरिटीज़, कोई मंदिर या फिर ट्रस्ट जो है वो ऐसा डिसीजन लेता है, तो हम वोट किसको देते हैं? वोट तो हम सरकार को इसके ऊपर कुछ एक्शन लेनी चाहिए। ऐसा कैसे अलाउ किया जा सकता है? अब ये जो टेम्पल अथॉरिटीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट का कहना ये है कि 2002 का एक लॉ है जिसका नाम है हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट्स एक्ट 2002, और ये एक्ट जो है ये एक रूल है हमारे देश में, इनफैक्ट कर्नाटका में, आई एम नॉट श्योर दूसरे राज्यों में है या नहीं, लेकिन अभी हम फोकस कर्नाटका पर कर रहे हैं। तो ये जो रूल है वो ये क्या कहता है कि जो नॉन हिंदूज होते हैं, जो हिंदू नहीं हैं, तो उनको ज़मीन, बिल्डिंग साइट्स, टेम्पल के इर्द गिर्द वाला जो टेम्पल वाला रीजन है, तो वहाँ पर आप ये नॉन हिंदूज को ये चीज़ें नहीं दे सकते ताकि वो बिजनेस कर सके यहाँ पर वगैरह वगैरह, राइट। अब ऐसा लॉ पास किसने किया? मीन्स कौन वो लीडर्स थे जिन्होंने ऐसे लॉज को पास किया? मीन्स ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि अब एक आदत जो हो चुकी है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली
वैसे ऐसे लेजिस्लेचर में बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूँ। आपके राज्य में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है, मीन्स होगी ही ऑफ कोर्स, और असेंबली के साथ साथ अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो ऐसे जितने भी हमारे राज्य हैं उसकी एक जनरल पैटर्न जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि हम लोगों को वोट देते हैं और ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ पर जाते हैं, फाइट करते हैं, झगड़ा करते हैं और वापस आ जाते हैं। अब ऐसे में शब्दों का इस्तेमाल ना करूँ तो क्या, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूँ? परफॉर्मेंस देख लीजिए आप, राज्यसभा, लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। साल में कितनी बार वो मिलते हैं, कितनी सिटिंग्स होती है? बहुत ही कम। धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है वो बनने लगा है कि डिस्कशन हो ही नहीं रही है। और ये एक जो बिल्स होते हैं जब प्रेजेंट किए जाते हैं तो उनकी स्क्रूटिनी होनी चाहिए, देखना तो चाहिए। जब आर्टिकल आएंगे न्यूज़पेपर्स में तब आप पता चलेगा आपको कि कोई लॉ जो है वो बराबर है या नहीं है। मीन्स ये कैसा लॉ है कि आप किसी दूसरी जो भी कम्युनिटी और धर्म के आधार पर आप मना कैसे कर सकते हैं? फिर कर्नाटका के जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ये कानून हमने नहीं बनाया है, ये भाजपा ने ये कानून नहीं बनाया है, ये कानून तो कांग्रेस की जो एस एम कृष्ण साहब की सरकार थी, वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये कानून को बनाया, हमने नहीं बनाया। अच्छा, एक्सेप्टेड, चलो ब्लेम गेम अब स्टार्ट हो गई, तू मैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एस एम कृष्णा साहब की सरकार ने बनाया, तो आप उस टाइम पर क्या कर रहे थे? आप ऑपोजिशन में बैठे हुए थे, तो आपने क्यों इस चीज़ का विरोध नहीं किया? चलो छोड़िए, उस टाइम पर आप उतने शायद सेंसिटिव नहीं थे। अब तो आपकी सरकार बन गई है, तो आते ही आपको मीन्स आपको देखना चाहिए ना कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जिनको हटाया जाए। चलो उतना भी वक्त नहीं है, तो अब ये मैटर सामने आई है, तो अब भी इसको स्क्रैप किया जा सकता है। तो अब ऐसा कहने से क्या, मीन्स लॉ मिनिस्टर जब ऐसा कहते हैं कि ये रूल हमने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया है, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं। अब जस्ट इमेजिन कि अब जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, पारसीज हैं, वो सब अब ये कहेंगे कि हमारे भी त्योहार जो होते हैं उनमें जो मेले होते हैं तो उनमें हिंदू को अलाउ नहीं किया जाएगा, तो सोसाइटी का क्या होगा? आप सोचिए। मीन्स अभी शांति से सभी लोग इस बड़े से देश में हम रह रहे हैं, राइट, इतनी डाइवर्सिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, और फिर जब हम इस प्रकार के लॉज लेकर आते हैं और बहाने निकालते हैं तो पता है क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि सोसाइटी में दरारें हो जाती है, फिर लोग एक दूसरे को नफ़रत की निगाहों से देखने लगते हैं, और फिर हमेशा हमेशा के लिए कुछ ऐसी क्रैक्स हो जाती हैं जिनको फिर फिलअप करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाता है। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जितनी भी पब्लिक स्पेसेस हैं वहाँ पर सभी सिटीजन्स जो हैं वो आ जा सकते हैं, इक्विटेबल एक्सेस है। तो ऐसे लॉ जो हैं वो इन सारी चीज़ों का वायोलेशन कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि 2002 में इसको बनाया गया था या फिर एस एम कृष्ण साहब की सरकार ने इसको बनाया था वगैरह वगैरह। इक्वल राइट्स के लिए सरकार को, सभी के इक्वल राइट्स के लिए सरकार को खड़ा होना चाहिए। और ये जो अभी एक माहौल चल रहा है कि इनको अलाउ नहीं किया जाएगा, इनको अलाउ किया जाएगा, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि अगर कोई भारत की हिस्ट्री को अगर अच्छी तरीके से जाने, मैं जब हमारी संस्कृति की बात करता हूँ, राइट, भारत की बात करता हूँ, इंडिया की बात करता हूँ, इनफैक्ट जब मैं हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आई एम नॉट सेइंग हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदूज होने चाहिए। हिंदुइज्म इज़ ए वे ऑफ लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था। और ये जो वे ऑफ लाइफ है उसमें क्या है कि सभी प्रकार के फ्लेवर्स, सभी प्रकार के कलर्स हमेशा इस देश ने एक्सेप्ट ही किए हैं। जब अरब्स यहाँ पर आए, जब इस्लाम की स्थापना नहीं हुई थी, तब अरब्स यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आते थे, उनको भी अलाउ किया। और जब इस्लाम की स्थापना हुई तो दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद भी, जो सबसे पुरानी मस्जिद होती हैं, दुनिया की जो भी पुरानी मस्जिद हैं उनमें से एक हमारे देश भारत में है। दुनिया का सबसे पुराना चर्च हमारे देश भारत में है। पारसी कम्युनिटी हमारे देश में है। सिख धर्म जो है उसका जन्म भारत में हो, बुद्धिज़्म का जन्म यहाँ पर, जैनिज़्म का जन्म हमारे देश में हुआ। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनके बारे में, जो मेन स्ट्रीम धर्म नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे धर्म जो हैं इसका जन्म और इसका फ्लरिशिंग जो है वो यहाँ पर हमारे देश में हुआ। तो
ये हमारी संस्कृति है और ये हमारा इतिहास है। लेकिन ऐसी बोरिंग चीज़ें किसको पसंद है? एक दिखाए कि हिंदू मुस्लिम झगड़ रहे हैं तो टीआरपी व्यूज़ ये सारी चीज़ों के लिए सही रहता है। लेकिन ये पैसे कमाने के चक्कर में, वोट कमाने के चक्कर में आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनका भविष्य हम हमेशा हमेशा के लिए बिगाड़ देंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज इंडियन सिटीजन्स। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड एज फार एज टुडे इज कंसर्न्ड। सी यू सून विथ फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। इसके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आऊँगा। मैं एक और सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू गाइज टू लेट मी नो अबाउट दिस थिंग। मैं ये सोच रहा हूँ कि देखिए, तैयारी कैसे करनी, मीन्स क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है बहुत सारी चैनल्स सिखाती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अंदर की, मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, साइंटिफिकली भी ये सही बात है, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव इट एज वेल, कि अगर अंदर की कुछ क्वालिटीज़ हम चेंज करें तो फिर एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी चेंज हो सकता है। और आपका जो लेट्स से बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरनल कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जैसे कि आपका फोकस कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, गोल्स को कैसे सेट करें, क्यों आप बड़े गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं। हर कोई बात करता है कंफर्ट जोन के बाहर निकलो। कंफर्ट जोन के बाहर कौन सा जोन आता है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ, एंड इट्स नॉट मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं है सिर्फ ये, दिस इज साइंटिफिक स्टफ दैट आई वांट टू शेयर। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी एक सीरीज स्टार्ट करूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्लीज डू लेट मी नो। एंड दैट्स एवरीथिंग। आई विल सी यू सून, राइट? वरना बातें खत्म ही नहीं होगी। आई विल सी यू सून। एंजॉय योर डे। गॉड ब्लेस यू। स्टे क्यूरियस। जय हिंद।